हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम मेधावी निगम, वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। In our last session, we have discussed static versus dynamic web pages, CSS, benefits or you can say advantages of CSS, adding style sheets to a web page, linking external style sheet with a web page, CSS elements and properties, and limitations of CSS. With this, we have completed our Unit 2 HTML और ये सब हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखा था. सो आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा. In today's session, we are going to start our Unit 3 that is about cyber ethics. तो इस यूनिट में हम सब कुछ साइबर से रिलेटेड पढ़ेंगे. सो चलिए, टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे वो कौन कौन से हैं. साइबर एथिक्स, मेजर प्रोविजन ऑफ साइबर एथिक्स फॉर ई कॉमर्स, नेटिकेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, plagiarism, and digital property rights. So let's understand first of all cyber ethics. Cyber ethics, that can also be known as computer ethics, is what it is a branch of practical principles. इसे practical principles इसलिए कहा गया है क्योंकि ये चीज़ जो है वो हम रियल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, इनको अप्लाई करते हैं. That deals with how the computer experts should make decisions in regard to social and professional behavior. कि किस तरीके से कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को एक सोशल और प्रोफेशनल बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेने चाहिए. It is also a set of moral principles that regulates the use of computers. ये एक moral principles का भी सेट होता है जिससे कि कंप्यूटर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके पीछे भी उन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है. Your cyber ethics mainly deals with some domains and that domains are listed over here. First, privacy. Second, property. Third, security. Fourth, accuracy. And fifth, accessibility, censorship and filtering. तो इन सब डोमेन्स में, इन सब फील्ड्स में साइबर एथिक्स को डील करना पड़ता है. साइबर एथिक्स के साथ ही हमें काम करना पड़ता है. मेजर प्रोविजन ऑफ साइबर एथिक्स. साइबर एथिक्स के साथ क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यानी कि ऐसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए while you are using internet. First, you should not use computer to harm others. कंप्यूटर का इस्तेमाल कभी भी आपको दूसरों को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए. Second, you should not use computer to steal others' file. किसी भी पर्सन का डाटा, कोई फाइल, कोई इंफॉर्मेशन चुराने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. You should not use computer to search the file or record of other persons. दूसरे लोगों का कोई फाइल है, कोई रिकॉर्ड है या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो उन्होंने सेव करके रखी है उसको सर्च करने के लिए यू शुड नॉट यूज द कंप्यूटर. You should not destroy, steal and use computer password of other people. दूसरे लोगों के कंप्यूटर पासवर्ड ना तो आपको डिस्ट्रॉय करने चाहिए, ना चुराने चाहिए और ना ही उनका इस्तेमाल करना चाहिए. You should not use computer to bear a false witness. एक false witness बनने के लिए भी आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. And last is, you should always use a computer in ways that ensure consideration and respect for your fellow humans. कंप्यूटर का इस्तेमाल हमेशा किस लिए करना चाहिए, जिससे कि आप ये पक्का कर सकें कि आपके जो फेलो ह्यूमंस हैं, वो लोग जो कि आपके आसपास हैं, आपके आसपास रहकर काम करते हैं, आप उनकी हर प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी हर चीज़ की कदर करते हैं. साइबर एथिक्स फॉर ई कॉमर्स. ई कॉमर्स हमें पता है क्या है, लेकिन फिर भी हम इसमें एक बार डिस्कस करेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है. तो ई कॉमर्स के लिए साइबर एथिक्स की नीड क्यों है. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल ई कॉमर्स. एवरीबडी नोज दैट ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और यू कैन से इंटरनेट कॉमर्स. It refers to buying and selling of goods or services using the internet. ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है कि जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं.
It also leads to transfer of money and data to execute these transactions. और इन transactions को करने के लिए, जो transaction हम कोई चीज़ खरीदते या बेचते समय करते हैं, उस समय जो हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, उस समय भी हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, that everything should be correct. While buying or selling goods or services over इंटरनेट पर कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीदते और बेचते समय every stakeholder has to keep one thing in mind that they stick to the ethical conduct, कि वो ethical चीज़ों के साथ जुड़े रहें, to ensure that no one is cheated or fooled in any form, कि किसी भी पर्सन के साथ ना तो चीटिंग हो और ना ही किसी पर्सन को बेवकूफ़ बनाया जाए किसी भी तरीके से. द एथिक्स दैट आर रिलेटेड टू ई कॉमर्स, वो एथिक्स जो कि आपकी ई कॉमर्स से जुड़ी हुई हैं, दे आर योर प्राइवेसी, फ्रॉड एंड सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन. वी विल स्टडी ऑल थ्री इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइवेसी. प्राइवेसी वर्ड सुनते ही आपको माइंड में आ गया होगा कि प्राइवेसी से हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने नॉर्मल कंडीशंस में भी लोगों को कहते सुना होगा कि यार ये मेरी प्राइवेट चीज़ है, ये हमारी अपनी प्राइवेट बात है, ये हमारी प्राइवेसी है. तो एक आइडिया आपको माइंड में आ गया होगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड. प्राइवेसी इज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन. प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना. दैट इज गिवन ऑनलाइन, जो कि आपको ऑनलाइन दी जाती है, वाइल कैरिंग आउट सम ऑनलाइन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन. और ये प्रोटेक्शन आपको कब दी जाती है? वेन एवर यू आर डूइंग सम ऑनलाइन एक्टिविटी और सम काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन. In e-commerce especially, it is related to a company's policies on the use of user data. E-commerce में especially ये किससे जुड़ा हुआ होता है? कंपनीज की पॉलिसी से. तो क्योंकि क्या होता है कि कंपनी की चीज़ों को कौन इस्तेमाल करता है? यूज़र इस्तेमाल करता है. तो यूज़र का जितना भी डाटा है वो सारा का सारा डाटा कंपनीज की पॉलिसी के अकॉर्डिंग एकदम सेफ एंड सिक्योर रहना चाहिए. इस वजह से इसको ई-कॉमर्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. टू एंश्योर दैट यूज़र प्राइवेसी इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज, ये पक्का करने के लिए कि यूज़र की प्राइवेसी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसे किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो यूज़र को, उसके लिए कुछ मेजर्स हमें लेने चाहिए, कुछ स्टेप्स हमें लेने चाहिए. एंड व्हाट आर दोज स्टेप्स? फर्स्ट, द मर्चेंट और द सेलर मस्ट क्लियरली स्टेट about how the user data will be used in terms and conditions of its site. कोई भी मर्चेंट या सेलर होता है उसे अपनी साइट के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये मेंशन करना चाहिए कि जो यूज़र डाटा उन्हें दे रहा है वो यूज़र डाटा किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, सो दैट द यूज़र कम्स टू नो दैट येस दे आर यूजिंग माई डाटा फॉर ओनली ट्रांजेक्शन पर्पसेस और ओनली फॉर buying or selling of goods and nothing else. Second, the merchant or the seller must ensure that the user has gone through the terms and conditions given on its site prior to making any transaction. Merchant और seller को ये भी पक्का करना चाहिए कि जो भी user उनकी साइट पर विजिट करके कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कर रहा है तो ट्रांजैक्शन करने से पहले वो उनकी साइट पर दी गई टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ चुका हो. थर्ड, द मर्चेंट मस्ट एश्योर द यूजर अबाउट डाटा सेफ्टी. जो मर्चेंट है उसे यूजर को डाटा सेफ्टी के बारे में एंश्योर करना चाहिए बाय इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर डाटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स सच एज HTTPS प्रोटोकॉल and other security mechanisms so that users data is safe from hackers too. और ये कैसे होगा कि मर्चेंट ये कैसे एश्योर करेगा अपने यूज़र को कि वो जो भी डाटा इस्तेमाल कर रहा है या जो भी डाटा उन्हें दे रहा है वो प्रॉपरली सिक्योर है, बाय शोइंग द यूज़र दैट येस वी आर यूजिंग HTTPS प्रोटोकॉल, या और कोई भी अगर सिक्योरिटी मेजर्स वो ले रहे हैं जिससे कि वो हैकर्स से यूज़र के डाटा को बचा सकते हैं, तो वो सारे मेजर्स उन्हें क्या करने चाहिए? यूज़र के आगे डिस्प्ले करने चाहिए. फोर्थ, द यूज़र मस्ट गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेलर और मर्चेंट साइट बिफोर प्रोवाइडिंग एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने से पहले यूज़र की ड्यूटी बनती है, चाहे वो आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, कि हम जिस भी साइट पर
चाहे वो सेलर की है या मर्चेंट की है, उस पर कोई भी अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कोई भी उन्हें अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उससे पहले हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। और ये करने के बाद हम ये भी श्योर करें दैट वट एवर साइट वी आर यूजिंग, दैट साइट इज टोटली safe. And how you will check it? By checking that whether that site is using HTTPS protocol or not and a padlock. HTTPS प्रोटोकॉल तो आपको दिखाई ही दे जाता है कि साइट के स्टार्टिंग में HTTPS लिखा आता है। अब पैडलॉक क्या होता है? कई साइट्स में क्या होता है, HTTPS नहीं होता, लेकिन जब आप उस साइट का एड्रेस देखेंगे तो आपको क्या होगा, उसके एड्रेस के बिल्कुल फ्रंट में एक लॉक दिखाई देगा जो ताला होता है। तो अगर जो साइट ये साइन भी इस्तेमाल कर रही है, it means that site is also totally secure for you. Then is fraud, that is also known as online fraud. इसे हम एक साइबर क्राइम फ्रॉड भी कह सकते हैं, बिकॉज इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम फ्रॉड और डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब धोखाधड़ी। विच मेक्स यूज ऑफ इंटरनेट, क्योंकि इसमें आपका इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड वट इट इन्वॉल्व हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन को छुपाना, और प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, या आपको गलत इंफॉर्मेशन देना with the purpose of ट्रिकिंग विक्टिम्स आउट ऑफ मनी, प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस। और ये किस लिए किया जाता है? क्योंकि इसमें आपके साथ एक ट्रिक चली जाती है, या तो आपको मनी में धोखाधड़ी होगी, या आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड धोखाधड़ी हो सकती है, या इनहेरिटेंस से रिलेटेड धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड occurs in many forms, but we have listed 4 only over here. So what those फॉर्म्स आ, क्योंकि ये 4 फॉर्म्स बहुत ज़्यादा कॉमन है जो आजकल होती हैं। नॉन डिलीवर्ड गुड्स, नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन एंड फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स। अगर हम पहले 2 की बात करें, दैट इज नॉन डिलीवर्ड गुड्स एंड नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज, सो दीज कैन बी काउंटर्ड बाय सेटिंग अप ऑफिशियल बॉडीज, ensuring the validity of e-commerce companies and promised delivery of goods। अगर हम इन 2 से बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऑफिशियल बॉडीज रेडी करनी होंगी, तैयार करनी होंगी, यानी कुछ टीम्स बनानी होंगी। और वो टीम क्या करेंगी, वो चेक करेंगी कि जितनी भी कंपनीज आज नेट पर हैं, दे आर एग्जिस्टिंग इन रियल लाइफ और नॉट, कि वो वास्तव में हैं भी या जस्ट एक साइट बनाकर डाल दिया और वैसे वो एग्जिस्ट नहीं करती। और नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है उसको भी वो चेक करेंगी कि जितनी भी डिलीवरी ऑफ गुड्स को प्रॉमिस किया गया है उन साइट्स के थ्रू, वो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो एक्यूरेट टाइम पर पर्सन्स को डिलीवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। And when we talk about the other 2, that is your stealing information and fraudulent payments, these are more frightening cases. ये बहुत ही ज़्यादा डरावने केसेस होते हैं, because they include your credit card frauds and identity theft. यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फ्रॉड्स होंगे, या फिर आपकी आइडेंटिटी को चुरा कर एक फॉल्स आइडेंटिटी बना के उसके बेस पे आगे काम किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के फ्रॉड्स तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास या किसी भी पर्सन के पास आजकल बैंक से मैसेज आते रहते हैं कि किसी को भी अपना OTP प्रोवाइड मत कीजिए, किसी के भी साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करिए। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है। आपके पास फ़ोन आता है मेनली व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, जो आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं कि अमेजोन ने क्विज निकाली है, आप या स्पिन का ऑप्शन निकाला है। तो ऐसे जो एड्स होते हैं अमेजोन वो केवल अपनी प्रॉपर वेबसाइट पे देता है, वो और कहीं पर आपको उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं देता। इसी तरीके से अगर व्हाट्सएप पे भी आपके पास आ रहा है या और कोई ऐप आपने डाल रखी है उन पे ऐसे कोई नोटिफिकेशंस आते हैं, या आपकी ईमेल्स पे मैसेजेस आते हैं कि आपको जो है लक्की विनर के तौर पे चूज किया गया, आपको इतना अमाउंट जो है दिया जाएगा, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करिए। सो डोंट डू ऑल दिस। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने अलावा किसी से भी शेयर मत करिए। द मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू स्टॉप दीज फ्रॉड्स, ऐसे फ्रॉड्स को रोकने के लिए जो कदम हमें उठाने चाहिए, व्हाट दे आर: मॉनिटरिंग ऑफिशियल बॉडी दैट एंश्योर्स द sanctity of e-commerce company and delivery of goods and services as promised। एक मॉनिटरिंग ऑफिशियल बॉडी होनी चाहिए। ऑफिशियल बॉडी जो
मॉनिटरिंग होती है, इसका मतलब वो हर चीज़ पर अपनी नज़र रखती है, हर चीज़ को चेक करेगी। वो ये चेक करेगी कि जितनी भी ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं वो वास्तव में एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर कर रही हैं तो उन्होंने जो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस किए हैं कस्टमर को, वो प्रॉपर समय पर पूरे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया जाना चाहिए ई कॉमर्स साइट्स के द्वारा या पेमेंट गेटवेज के द्वारा, सो दैट स्टीलिंग ऑफ क्रूशियल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिवेंटेड। क्रूशियल इंफॉर्मेशन मीन्स योर इम्पॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसको बचाने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स को या पेमेंट गेटवेज को भी कई सारे सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए। Then official guidelines and safeguards on the selling of users data to third parties। जब भी यूजर का डाटा थर्ड पार्टी को भेजा जाता है तो उसके ऊपर भी कुछ ऑफिशियल गाइडलाइंस या सेफगार्ड्स होने चाहिए, सो दैट द यूजर कंसीडर दैट yes his or her personal information is totally safe and secure, and wherever he is transferring the money, that is also secure. Third is secure data transmission. When we are talking about secure data transmission, it means applying enough technical safeguards so that data travels safely to its target without being compromised or eavesdropped. जब हम डाटा की बात करते हैं कि डाटा जो है वो सेफली ट्रांसमिट हो जाए, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि इतने टेक्निकल सेफगार्ड्स होने चाहिए या इस्तेमाल किए जाने चाहिए जिससे कि जो डाटा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो सेफली अपने टारगेट, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए और रास्ते में कहीं पे भी वो डाटा किसी के भी द्वारा चुराया ना जाए और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। टू एंश्योर सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ये पक्का करने के लिए कि जो डाटा है वो हमारा सिक्योरली ट्रांसमिट हो रहा है, the techniques that we should apply are SSL secure data transmission. Here SSL stands for secure socket layer. ये क्या है? एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है दैट स्टैब्लिशेस एनक्रिप्टेड लिंक्स, जो कि एनक्रिप्टेड लिंक्स बनाती है किसके बीच में? वेब सर्वर और ब्राउज़र के बीच में। और ये कब होता है? वेन एवर वी आर कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन, जब भी हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं। देन SSL establishes a encrypted link between a web server and browser. It ensures that all data remains encrypted. ये जो है ये कंफर्मेशन देती है कि जितना भी डाटा है वो अपनी एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। एनक्रिप्टेड मतलब कि ओरिजिनल डाटा के साथ और भी कई सारी चीज़ें मिक्स कर दी जाती हैं, सो दैट योर ओरिजिनल डाटा रिमेन्स टोटली safe. And when your data is transmitted between a server and browser, it remains in its encrypted form and thus your data remains safe and secure. और इस वजह से आपका डाटा जो है वो totally safe and secure रहता है। Then is data encryption. Data encryption means hiding original data by including some special symbols and other letters. ओरिजिनल डाटा के साथ कुछ स्पेशल सिंबल्स या दूसरे लेटर्स को या दूसरे डाटा को मिक्स करके हाइड कर दिया जाता है। जब एनक्रिप्टेड डाटा इंटरनेट के थ्रू भेजा जाता है, इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर हैकर्स टू स्टील दैट इन्फॉर्मेशन। तो हैकर्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को चुरा पाएँ। एंड इट प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ डाटा, और इस तरीके से आपका डाटा सेफ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। देन इज यूज सेफ प्रोटोकॉल्स। तो हमने पढ़ा था सेफ प्रोटोकॉल्स जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए, दैट इज योर सिक्योर FTP। इसके बारे में हम अपने पहले सेशन में पढ़ चुके हैं। ए पर्सन शुड ऑल्सो यूज सम प्रोटोकॉल्स लाइक SSH। एक पर्सन को SSH टाइप के प्रोटोकॉल्स भी इस्तेमाल करने चाहिए, बिकॉज सच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड यू सम सेफ्टी शेल। यूज ऑफ सच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स एंश्योर सेफ्टी ऑफ डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड। और इस तरह के प्रोटोकॉल्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इट एंश्योर्स यू दैट येस योर डाटा इज टोटली सिक्योर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अटैक। नो हैकर इज गोइंग टू स्टील योर इंफॉर्मेशन वेन एवर यू आर ट्रांसफरिंग योर डाटा फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट और फ्रॉम वन प्लेस टू another place. Then is netiquettes. अब आप कहेंगे मैम ये कौन सी टर्म होती है नेटिकेट्स? जैसे आप नॉर्मल लाइफ में एटिकेट्स सुनते हैं, वैसे ही नेट पर यूज होने वाले नेटिकेट्स होते हैं।
सो नेटिकेट्स इज व्हाट, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, ये एक सेट ऑफ रूल्स है फॉर एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर, एक ऐसे बिहेवियर के लिए जो कि हम ऑनलाइन एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड हाउ दिस वर्ड इज मेड, इट इज मेड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स, दैट इज योर नेटवर्क एंड एटिकेट। Your netiquettes are also known as internet etiquettes, इसे internet etiquettes नाम से भी जाना जाता है। And why they are used? Because online communication is non-verbal, क्योंकि आपकी online communication जो होती है वो totally non-verbal होती है। That's why we use netiquettes. Just like etiquettes, जैसे कि etiquette एक कोड होता है polite behavior के लिए जो कि हम सोसाइटी में इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही नेटिकेट एक कोड होता है गुड बिहेवियर के लिए फॉर दैट बिहेवियर दैट वी यूज ऑन द इंटरनेट। एज देयर इज नो ऑफिशियल लिस्ट ऑफ नेटिकेट रूल्स और गाइडलाइंस, क्योंकि कोई ऑफिशियल लिस्ट जो है वो नेटिकेट रूल्स और गाइडलाइंस की इशू नहीं की गई है, तो हमारे माइंड के हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से एक जनरल आइडिया है कि किस तरीके से दूसरों को रिस्पेक्ट दी जाए ऑनलाइन। उसके लिए हम 10 एग्जाम्पल्स ले रहे हैं रूल्स के कि कौन सी चीजें हैं जो वो गुड नेटिकेट के अंदर कवर किए जा सकती हैं। फर्स्ट इज अवॉइड पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी और ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन, किसी भी पर्सन को इन्फ्लेमेटरी या ऑफेंसिव कमेंट्स पास मत करिए। नेवर स्पैम अदर्स बाय सेंडिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल, अगर ऐसी कोई मेल है जिसको बार बार भेजने की जरूरत नहीं है तो उस अनवांटेड मेल्स को बार बार भेज के दूसरे को परेशान मत करिए। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, दूसरे की प्राइवेसी की कदर करिए। एंड हाउ यू विल डू इट, बाय नॉट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज और वीडियोज दैट अनदर पर्सन मे नॉट वांट पब्लिश्ड ऑनलाइन, अगर दूसरा पर्सन नहीं चाहता कि उसकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज या वीडियोज या कोई भी ऐसी चीज जो उसके लिए बहुत ज्यादा पर्सनल है, उसकी परमिशन के बिना पोस्ट मत करिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप व्हेन प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स वेदर यू विन और लूज, अगर आप कभी भी ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, चाहे वो आप उस गेम को जीते या हारे, हमेशा एक अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप का उदाहरण बने रहिए। स्टिक टू द टॉपिक व्हेन पोस्टिंग इन ऑनलाइन फोरम्स, जब भी आप ऑनलाइन फोरम में कोई भी चीज पोस्ट कर रहे हैं या किसी की भी फोटोज या वीडियोस पे कमेंट डाल रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब या फेसबुक पे, तो हमेशा उस टॉपिक्स के साथ जुड़े रहिए। ये नहीं कि उस टॉपिक से हट के आप कुछ भी उल्टा सीधा पोस्ट कर रहे हैं, नो, दिस शुड नॉट हैपन। और ऐसा बहुत से लोग करते हैं, तो प्लीज अगर करते भी हैं तो उनको आप इग्नोर करिए। ये नहीं कि उसने आपको कुछ बोला आप उल्टा दोबारा उसको कुछ बोलने लगे। सो टिट फॉर टैट का प्रोसेस यहाँ पे मत चलाइए। डोंट स्वेयर और यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज, कभी भी ऑफेंसिव लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करिए। अवॉइड रिप्लाइंग टू नेगेटिव कमेंट्स, जैसा कि मैंने अभी कहा, नेगेटिव कमेंट्स को रिप्लाई मत करिए, उससे भी ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स है कि किसी ने आपको कुछ उल्टा बोला, आपने कहा अच्छा इसने ऐसे बोला, मैं इसको और ज्यादा उल्टा करके बोलूंगा, ऐसा मत करिए। जस्ट ब्रेक द साइकिल विद अ पॉजिटिव पोस्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी पोस्ट पे बहुत सारे पर्सन्स एक दूसरे को बस नेगेटिव कमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक पॉजिटिव पोस्ट के साथ आप उस साइकिल को तोड़ें। इफ समवन आस्क अ क्वेश्चन एंड यू नो द आंसर, अगर कोई पर्सन आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आपको उसका आंसर पता है, ऑफर टू हेल्प, तो आप उसकी हेल्प करने के लिए ऑफर कर सकते हैं उसे। थैंक अदर्स हु हेल्प यू ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन आपको कोई भी पर्सन किसी भी चीज में मदद कर रहा है, नेवर फॉरगेट टू थैंक देम, उनको हमेशा शुक्रिया अदा करिए। देन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? देखिए, जब भी आप अपने माइंड से कोई भी क्रिएशन करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, चाहे वो आपकी इन्वेंशन हो, ठीक है, लिटरेसी या फिर आर्टिस्टिक वर्क हो, आपके कोई डिजाइन आपने बनाया हो, कोई सिंबल्स हो, कुछ नेम्स और इमेजेस हों, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं। इसका मतलब एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड विद लॉट ऑफ एफर्ट्स, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि या तो प्रोड्यूस की जाती है या क्रिएट की जाती है बहुत सी कोशिशों से,
या फिर जिसको करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, वो सारा कुछ आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। द कॉस्ट फैक्टर इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन के क्रिएशन या प्रोडक्शन में अगर आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व है तो वो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। द क्रिएटर और प्रोड्यूसर ऑफ इंफॉर्मेशन इज द रियल ऑनर ऑफ द इंफॉर्मेशन। एक क्रिएटर या प्रोड्यूसर जो भी इंफॉर्मेशन को बना रहा है या उसे आगे भेज रहा है, वो उसका रियल ऑनर है, असली मालिक है। एंड हैज एवरी राइट टू प्रोटेक्ट हिज और हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इसलिए उस पर्सन के पास हर वो अधिकार है कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है। टू प्रोटेक्ट वंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वन कैन गेट इंफॉर्मेशन कॉपीराइटेड, पेटेंटेड और यूज ट्रेडमार्क्स। अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए एक पर्सन उसमें कॉपीराइट रख सकता है, उसमें ट्रेडमार्क्स लगा सकता है, यहाँ तक कि उसे पेटेंटेड भी रख सकता है। यानी पेटेंटेड यानी कि जिसमें आपको अगर उसका मटेरियल यूज करना है तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की डेफिनेशन जानना चाहें, देन इन शॉर्ट यू कैन से दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स ऑफ द ऑनर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है? एक ऑनर ऑफ इंफॉर्मेशन के अधिकार होते हैं। टू डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू बी एक्सचेंज, जो ये डिसाइड कर सकता है कि उसे कितनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, कितनी शेयर करनी है और कितनी बांटनी है। ऑल्सो इट गिव्स ओनर अ राइट टू डिसाइड द प्राइस फॉर डूइंग सो। और ये सब करने के लिए भी ओनर के पास ये राइट है कि वो डिसाइड कर सकता है कि वो इसे टोटली फ्री देना चाहता है दूसरों को, या उसकी कुछ कॉस्ट, उसका कुछ प्राइस लेना चाहता है। अब आप कहेंगे मैम इसमें एथिकल इशू क्या होता है? अब जिस पर्सन का जो डाटा है वो तो उसी का रहेगा। देखिए इसमें एथिकल इशू क्या आता है कि इंफॉर्मेशन must not be exchanged without consent of its owner। ऑनर की परमिशन के बिना, बिना उसके हाँ के, यानी कि जब तक ऑनर आपको हाँ ना करे तब तक उसकी बनाई गई कोई भी इंफॉर्मेशन या दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन किसी और के साथ एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि उसने आपको परमिशन नहीं दी, ना उसने आपके हाँ में हाँ भरी, तब भी आप उसकी इंफॉर्मेशन को आगे एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एथिकल इशू आता है। वाई शुड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बी प्रोटेक्टेड? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठीक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, लेकिन इनको प्रोटेक्ट क्यों किया जाना चाहिए? इट शुड बी प्रोटेक्टेड बिकॉज इट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर। क्योंकि अगर एक पर्सन के या किसी बिजनेस के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्टेड हैं तो वो इंडिविजुअल्स और वो बिजनेसेस क्या होते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा एनकरेज होते हैं नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या फिर न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने के लिए। और अगर वो कुछ नया नहीं भी बना रहे तो भी उन्हें एक एनकरेजमेंट मिलता है कि उनकी जो पहले से एप्लीकेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं उनको इम्प्रूव कर सकें, वो उसमें और नए फीचर्स ऐड कर सकें। सेकेंड, ensures न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। इससे ये भी पक्का होता है कि वो जो ऑनर है वो अपने नए आइडियाज को, अपनी नई टेक्नोलॉजीज को और ज़्यादा दूसरों के साथ बांटेगा, जब उसे ये लगेगा कि हाँ मेरी बनाई गई चीज़ों की कदर हो रही है, कोई भी पर्सन मेरे को चीट नहीं कर रहा है। एंड थर्ड, प्रोमोट्स इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। देन कम्स योर प्लेगरिज्म। अब ये वर्ड सुन के आपके माइंड में आ रहा होगा ये कौन सा डिफिकल्ट सा वर्ड है प्लेगरिज्म। देखिए अगर हम सिंपल वर्ड्स में जाने कि प्लेगरिज्म क्या है तो हम कह सकते हैं कि प्लेगरिज्म का मतलब होता है स्टीलिंग, चुराना। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म्स में स्टीलिंग को हम प्लेगरिज्म बोलते हैं। सो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ प्लेगरिज्म इज योर स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क सच एज एन आइडिया, लिटरेरी वर्क और अकेडमी वर्क एटसेट्रा।
इसका मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन का इंटेलेक्चुअल वर्क चुराना, जिसकी अभी हमने बात करी थी, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। अगर हम किसी भी बंदे का इंटेलेक्चुअल वर्क, जो उसकी अपनी खुद की सोच है, अपना खुद का कोई लिटरेरी वर्क है, अपना खुद का कोई एकेडमिक वर्क है, या कोई भी काम है, अगर हम उसको चुरा रहे हैं और चुराने के बाद हम उसे अपना बनाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे के आगे, और हम क्रेडिट भी नहीं देते किसको, क्रिएटर को, या हमने बताया ही नहीं कि हमने कहाँ से ये इंफॉर्मेशन ली है, तो वो प्लेगरिज्म कहलाता है। इन शॉर्ट, यू आर टेकिंग समवंस आइडियाज, समवंस इंफॉर्मेशन, and then you are making that information or idea your own and representing it to the other persons without giving credit to the owner of that idea or information. Acts that would be termed as plagiarism. अब ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें आप प्लेगरिज्म के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं? सो द थिंग्स आर, फर्स्ट, यूजिंग सम अदर्स ऑथर्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू ऑथर, कि आपने किसी ऑथर के वर्क का इस्तेमाल किया लेकिन आपने ऑथर को क्रेडिट नहीं दिया कि हाँ, इस ऑथर की हेल्प से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। गिविंग इनकरेक्ट और इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या तो आपने इंफॉर्मेशन गलत दे दी, या जिस सोर्स से आपने इंफॉर्मेशन ली वो सोर्स ही आपने गलत बताया। यूजिंग समवंस एल्स वर्क इन इनकरेक्ट फॉर्म, किसी और के काम को गलत तरीके से इस्तेमाल करना। देन इंटेंडेड ओरिजिनली बाय ऑथर, क्रिएटर और प्रोड्यूसर, जैसा कि ऑथर, क्रिएटर और प्रोड्यूसर ने बनाया, आपने लिया तो वैसा ही, लेकिन उसमें कुछ चीजों को चेंज करके एक इनकरेक्ट फॉर्म में शो कर दिया। देन फेलियर इन गिविंग क्रेडिट और एक्नॉलेजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स in a collaborative effort or work to which you are also part of. अब क्या होता है, कई बार हम टीम्स बनाते हैं कोई काम करने के लिए, तो उस वर्क को हम कहते हैं कोलैबोरेटिव वर्क या फिर कोलैबोरेटिव एफर्ट। तो उस कोलैबोरेटिव एफर्ट या वर्क को करने के बाद अगर आपने दूसरे को उसका क्रेडिट नहीं दिया, या आपने कहा ही नहीं कि हाँ, इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से आज ये काम हो पाया है, या इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ये काम नहीं हो सकता था, तो अगर आप दूसरे को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो वहां भी आप क्या कर रहे हैं, प्लेगरिज्म कर रहे हैं। एंड लास्ट इज मॉडिफाइंग, लिफ्टिंग समवंस प्रोडक्शन और क्रिएशन, किसी और की बनाई गई या क्रिएट की गई चीज़ों को मॉडिफाई करना, उसमें कुछ चेंजेस कर लेना, जैसे कि किसी की म्यूजिक कंपोजिशन, किसी का आर्ट वर्क, विदाउट एट्रीब्यूटिंग इट टू द क्रिएटर ऑफ द वर्क, और उसमें आपने क्या किया, जो एक्चुअल क्रिएटर है उस वर्क का, उसका आपने कहीं भी कोई भी एट्रीब्यूशन नहीं दिया, कहीं पे भी उसको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो वहां भी आप प्लेगरिज्म कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, जब आपको स्कूल से होमवर्क में मिलता है कि इसके ऊपर पैराग्राफ लिख के लाइए, तो मैक्सिमम बच्चे, अगर क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 3 या 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद अपने आइडिया से उस पैराग्राफ को लिखते हैं, वरना अधिकतर क्या करते हैं, आज इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे टॉपिक डाला, सर्च किया, 3-4 वेबसाइट्स में से पैराग्राफ्स उठाए और उन सबको मिला के अपना एक पैराग्राफ बना दिया, और किसी ने पूछा अरे ये तो मैंने लिखा है, तो आप क्या कर रहे हो, दूसरे की लिखी गई चीज़ों को मॉडिफाई कर रहे हो, उसमें बदलाव कर रहे हो और अपना काम बता रहे हो उसे, तो ये भी प्लेगरिज्म है। वेज टू अवॉइड प्लेगरिज्म, किन तरीकों से आप प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं? सो द वेज आर, फर्स्ट इज पैराफ्रेज। पैराफ्रेज मीन्स टू एक्सप्रेस समवंस आइडिया इन ओन वर्ड्स, दूसरे के आइडियाज को अपने खुद के वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, बताना। कोटिंग, इट इज अ वे इन विच a source is quoted exactly in its original way but within block quotes। इसमें हम क्या करते हैं, किसी सोर्स से अगर हमने कोई डाटा लिया है तो हम उसको उसके ओरिजिनल वे में ही दिखाते हैं, लेकिन उस ओरिजिनल वे में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उस डाटा को डबल कोट्स के अंदर दिखा देते हैं। थर्ड, citing, it is a way in which at the bottom of very page details such as author's name, date of publication etc. are mentioned while using someone's work। इसमें हम क्या करते हैं कि जिस पेज पर हम काम कर रहे होते हैं उस पेज के बिल्कुल नीचे जाके हम उस डाटा का जो ओरिजिनल ऑथर होता है उसका नेम,
डेट ऑफ पब्लिकेशन, कब उसने उस पर्सन ने उस डाटा को पब्लिश किया था, ये सब चीज़ें हम लोग मेंशन कर देते हैं, जिससे कि हम ये दिखाते हैं कि हाँ ये डाटा जो है ये इस पर्सन के द्वारा पब्लिश किया गया था और अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। देन इज रेफरेंसिंग। इट इज़ अ वे इन विच एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट के एंड में हम लोग डिटेल्स देते हैं, ऑथर्स का नेम, डेट ऑफ पब्लिकेशन मेंशन वाइल यूजिंग समवंस वर्क। ठीक है, इसमें हम रेफरेंस दे रहे होते हैं और उसमें हम साइट करते हैं। ठीक है, यानी कि साइटिंग के अंदर तो हम पहले पेज के अंदर ही दे रहे हैं नीचे, और रेफरेंसिंग में हम क्या करें, पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट के एंड में रेफरेंस दे रहे हैं उस पर्सन का। जैसे कि स्कूलों में जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो प्रोजेक्ट्स में आपके एक लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी में आपको क्या देना होता है कि आपने जितना भी पूरा प्रोजेक्ट बनाया है इसमें जो भी आपने डाटा या इन्फॉर्मेशन डाली है वो आपने कहाँ कहाँ से ली है। तो अगर आपने कहीं वेबसाइट से ली है तो आप उन वेबसाइट्स के लिंक डालते हैं, अगर आपने किसी बुक की हेल्प ली है तो आप उस बुक का नेम और उसके ऑथर का नेम डालते हैं। तो इसी तरीके से प्लेगरिज्म को रोकने के लिए ये सब काम भी हम करते हैं, बट इसके लिए टर्म्स जो हैं वो टेक्निकली अलग अलग हैं जो अभी हमने डिस्कस करी हैं। इज प्लेगरिज्म एन ऑफेंस? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि मैम हमने सिर्फ पैराग्राफ्स ही तो लिए थे साइट में से, उसमें हमने क्या गलत किया? लेकिन ये एक ऑफेंस है, यस ये है, बट हाउ? लेकिन कैसे है ये एक ऑफेंस? इफ प्लेगरिज्म इन्वॉल्व्स कॉपिंग, अगर प्लेगरिज्म में आप कॉपी कर रहे हैं नॉट ओनली आइडियाज बट ऑल्सो ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ ए कॉपीराइटेड वर्क, अगर कोई वर्क कॉपीराइटेड है, अगर किसी पर्सन ने उसे अपना कॉपीराइट बनाया हुआ है और आप उस पर्सन के कॉपीराइट वर्क को कॉपी कर रहे हैं बिना एट्रीब्यूशन के, बिना परमिशन के, तो क्या होता है? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ स्पेशल राइट ऑफ द ऑथर। ये दोनों ही ऑफेंस आप कर रहे होते हैं उस समय, और दोनों ही ऑफेंस क्या है? पनिशेबल है। सो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड वायलेशन ऑफ एन ऑथर्स राइट टू बी क्रेडिटेड, जो ऑथर का राइट है कि उसे क्रेडिट मिलना चाहिए अपने काम का, आपने उस रूल को भी वायलेट किया, तोड़ा उस रूल को, और कॉपीराइट के रूल को भी आपने तोड़ा। तो ये दोनों ही क्या है? सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल और पनिशेबल ऑफेंस है। और क्योंकि ये दोनों चीज़ें हो गई तो इसकी वजह से आपको फाइन भी लग सकता है और पेनल्टीज भी लग सकती हैं, बिकॉज लॉ के अंदर ये दोनों चीज़ें पनिशेबल ऑफेंस के अंदर आती हैं, यानी कि एक ऐसी क्राइम जिसके लिए आपको सज़ा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो कभी भी प्लेगरिज्म ना करें, अगर करते भी हैं तो प्लीज़ जिस भी पर्सन के काम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्रेडिट ज़रूर दें। देन इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। अभी तक हमने पढ़ा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, प्लेगरिज्म के बारे में, अब हम पढ़ेंगे डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। So before understanding these rights, first of all we will understand the digital property or we can say digital assets। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? ये दोनों चीज़ें हैं एक ही, लेकिन होती क्या हैं? Such kind of things refers to digital information। ये चीज़ें डिजिटल इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करती हैं, जैसे कि आपका डेटाबेस, आपके इंटरनेट पर बने अकाउंट्स, या क्लाउड स्टोरेज जो आप करते हैं, यानी कि इंटरनेट के ऊपर आप जो अपना डाटा सेव करते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और यू कैन ऑल्सो से इट रिफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू। ये कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन को रिलेट कर सकती है जो आपसे जुड़ी हुई हो, और क्रेडिटेड बाय यू, या आपके द्वारा क्रेडिट की गई हो, जो कि किस में एग्जिस्ट करती हो? डिजिटल फॉर्म में, चाहे वो ऑनलाइन हो या किसी भी डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर की गई हो। What are the examples of such things that is your digital property or assets? एन ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट, जो आप ऑनलाइन अपने पर्सनल अकाउंट्स बनाते हैं, यानी कि ईमेल पे या कम्युनिकेशन अकाउंट्स जो होते हैं, शॉपिंग अकाउंट्स, फोटो या वीडियो शेयरिंग अकाउंट्स जो होते हैं, ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट्स, वेबसाइट्स, ब्लॉग एट्सेट्रा, ये सब, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर उसका कोड, जैसे कि सॉफ्टवेयर टूल्स जो आपके द्वारा बनाए गए हों, गेम्स और एप्स जो आपने बनाई गई हों, ये सारी क्या है? आपकी अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी है।
सो व्हाट डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स आर? तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हुए? दिस रिफर्स टू राइट्स दैट ग्रांट एक्सेस एंड कंट्रोल ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। ये वो राइट्स होते हैं जिनके जरिए आप डिजिटल इंफॉर्मेशन के ऊपर अपना एक्सेस और कंट्रोल रख सकते हैं। एक्सेस मतलब इस्तेमाल करना, कंट्रोल कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है, आप उसे शेयर करना चाहते हैं या नहीं चाहते, दूसरा उसका इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता। ए पर्सन हु हैज क्रिएटेड इट, एक पर्सन जिसने इस डिजिटल प्रॉपर्टी को बनाया है, और द ऑनर हु हैज गॉट इट डेवलप्ड, या वो ऑनर जिसने इसको डेवलप कराया है उसको पैसे देकर। वो वास्तव में क्या होता है? लीगल ऑनर होता है किसी भी डिजिटल प्रॉपर्टी का। ओनली द ऑनर कैन यूज एंड डिसाइड, केवल ऑनर यूज कर सकता है उस चीज को या ये डिसीजन ले सकता है हु ऑल एंड इन व्हाट फॉर्म कैन हिज और हर डिजिटल एसेट बी यूज्ड बाय अदर, कि किस के द्वारा और किस फॉर्म में उसके डिजिटल एसेट या जो उसकी डिजिटल प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल की जा सकती है। चाहे वो उसके लिए पेमेंट करवाए, या तो वो पेमेंट लेगा लोगों से अगर लोग उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन उसकी प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं तो उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, और बाय बाइंग इट या उसे खरीद के, और बाय ऑब्टेनिंग इट्स लाइसेंस या उसका लाइसेंस बनवा के, या फिर यूसेज राइट्स का इस्तेमाल करके। तो ये सब ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है। थ्रेट्स टू डिजिटल प्रॉपर्टीज, क्या डिजिटल प्रॉपर्टीज को भी कोई थ्रेट हो सकते हैं, कोई खतरा हो सकता है? सो इन टू वेज देयर आर द थ्रेट्स दैट कैन बी कॉज्ड टू डिजिटल प्रॉपर्टीज। तो पहली है हमारी डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स। देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स होते हैं। पेनिट्रेशन टूल्स यानी कि ऐसे टूल्स या ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से हम लोग ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स का या तो क्रैक वर्जन या फिर कीगन तैयार कर लेते हैं, यानी कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को हम तोड़ देते हैं। एंड सच काइंड ऑफ टूल्स आर क्रिएटेड बाय योर हैकर्स टू पेनिट्रेट योर सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन सिस्टम। और इसे क्यों तैयार किए जाते हैं? जिससे कि वो आपके बनाए गए सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन सिस्टम को तोड़ सकें। एंड एनेबल अनऑथराइज्ड यूजर्स टू फ्रीली एक्सेस योर सॉफ्टवेयर विदाउट एक्चुअली पेइंग फॉर इट। और इसमें अनऑथराइज्ड यूजर्स को जो है एक्सेस मिल जाता है कि वो आपके सॉफ्टवेयर का पेमेंट ना करके फ्रीली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो टूल्स हम यूज़ करते हैं उसको हम क्रैक वर्जन या क्रैक कोड कहते हैं। तो ये हम सब करते हैं, जैसे कि हमें अपने सिस्टम में अगर विंडोज़ डालनी होती है तो हम ओरिजिनल विंडोज़ ना डलवा के उसका एक क्रैक वर्जन यूज़ कर लेते हैं, वरना 500 रुपीज़ में कौन सी ओरिजिनल विंडो डलती है? कोई नहीं डलती। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से पेनिट्रेशन टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सिस्टम में विंडोज़ डालने के लिए। सेकेंड इज stealing and plagiarizing codes of your digital properties. Some other developers steal your software source code. जो दूसरे डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड चुराते हैं एंड यूज इट इन देयर ओन सॉफ्टवेयर, और उसको अपने खुद के सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं। एंड आफ्टर दैट दे सेल इट अंडर देयर ओन कंपनी नेम, और फिर अपने कंपनी के नाम से आपके बनाए गए सॉफ्टवेयर को बेचते हैं। तो ये भी एक तरीके से आप दूसरे की इंफॉर्मेशन को स्टील कर रहे हैं या फिर प्लेगराइज कर रहे हैं, जो कि अभी हम समझ चुके हैं। देन if such threats are existing on the internet, that how to protect your digital property rights. So the topic is digital property rights protection. आप कैसे अपने rights को protect करके रख सकते हैं? First is anti-tamper solutions. Anti-tamper solutions का इस्तेमाल करना। ये क्या होते हैं? solutions होते हैं use a host of advanced technologies, जो कि advanced technologies का इस्तेमाल करते हैं to prevent hackers from hacking, हैकर्स को हैकिंग से रोकने के लिए। रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करने के। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? जब आप दूसरे की चीज़ को कॉपी करके उसका डुप्लीकेट तैयार करके आगे यूज़ करते हैं या बेचते हैं। और मैनिपुलेटिंग योर डिजिटल प्रॉपर्टीज़, या अपनी खुद की डिजिटल प्रॉपर्टीज़ को मैनिपुलेट करना, यानी कि यूटिलिटी टूल्स में चेंजेस करना, सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना, ऐप्स में चेंजेस करना,
तो जिस भी डिजिटल प्रॉपर्टी को आप चेंज कर रहे हैं उसके लिए हम लोग एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इज लीगल क्लॉजेस। यू शुड ऐड अ लीगल एंड ट्रांसपेरेंट क्लॉज टू योर सॉफ्टवेयर टर्म्स ऑफ सर्विस। जो आपकी सॉफ्टवेयर की टर्म्स ऑफ सर्विस होती है उनमें आपको कुछ लीगल और ट्रांसपेरेंट क्लॉजेस, कुछ बातें डालनी चाहिए। दैट प्रोहिबिट्स द स्क्रैपिंग ऑफ योर सॉफ्टवेयर सोर्स कोड फॉर रीयूज। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड चुरा के उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आगे इस्तेमाल किया जाता है उसको आप रीयूज होने से रोक सकते हैं। देन लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। सॉफ्टवेयर कोड की शेयरिंग को लिमिट करिए, हर किसी को उसके साथ शेयर मत करिए। यानी कि ये नहीं कि आप हर पर्सन को अपने सॉफ्टवेयर का कोड दिए जा रहे हैं, नो। योर सोर्स कोड शुड बी शेयर्ड ओनली विद ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स। केवल ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स के साथ ही आपके सॉफ्टवेयर कोड को शेयर करना चाहिए आपको। और वो ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स कौन है? दोज हु आर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम, जो कि डेवलपमेंट टीम का एक हिस्सा है। यू कैन ऑल्सो यूज डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी आपके सॉफ्टवेयर कोड को सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करेंगे जिनको शेयर करने की परमिशन आपने दे रखी है। सो दीज वर द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड टुडे। इस सेशन में जितने भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आप उनको प्लीज एक बार दोबारा पढ़िएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएंगे। अगर नहीं भी समझ में आए तो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। सो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। अपने फ्रेंड्स और दूसरे पर्सन्स के साथ शेयर करिए जिससे कि वो भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। द पर्सन्स who have already subscribed our channel, stay connected with us, and the persons who are new to our channel, इसको अपना ही चैनल समझिए क्योंकि यहाँ पर आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। So you are requested to subscribe the channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming sessions. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में जिसमें हम इसी यूनिट के और जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।